गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीरबाला कालीबाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डूंगरपुर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, यह वीडियो GGTU के सिलेबस BA पार्ट फर्स्ट के सोशोलॉजी के पेपर फर्स्ट के लिए बनाया गया है और उन्हीं के आधार पर कंटेंट को शामिल किया गया है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने चर्चा की थी समिति की अर्थ परिभाषाओं के बारे में। समिति किसे कहते हैं, समिति का क्या अर्थ है और उसकी विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी थी उसके ऊपर हम चर्चा की थी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि समिति की क्या विशेषताएं हैं या क्या लक्षण है। तो हम जब विशेषताओं की बात करते हैं तो विशेषताएं अर्थ और परिभाषाओं से संबंधित ही होती है। तो जैसा हमने पहले चर्चा की कि समिति किसे कहते हैं, तो समिति कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के द्वारा निर्मित की जाती है, जिसमें कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में समिति काम करती है। अर्थात समिति जो है व्यक्तियों का वो समूह है जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है, जैसे छात्र समिति, व्यापारिक समिति, श्रम संघ आदि। तो इस आधार पर हम अब चर्चा करेंगे कि समिति की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता है समिति व्यक्तियों का समूह है। तो बिना व्यक्ति के समिति नहीं हो सकती है। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जिनमें सामाजिक संबंध पाया जाता है तो समिति क्या है, व्यक्तियों का मात्र एकत्रीकरण नहीं है। कुछ लोग आप देखते हो कि चौराहे पे खड़े हैं एकत्रित होकर, वो समिति नहीं है बच्चों, वो क्या है, व्यक्तियों का मात्र एकत्रीकरण है। समिति जब तक कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संबंध नहीं पाया जाता है और व्यक्तियों का समूह जो इसका मूर्त होता है स्वरूप, तभी समिति का निर्माण होता है। जब या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, उनमें संगठन होता है, संगठन के आधार पर उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों की समानता होती है, तभी समिति का निर्माण होता है। दूसरा है निश्चित उद्देश्य। दोस्तों, समुदाय का क्या होता है, स्वतः विकास होता है, लेकिन यहाँ समिति का स्वतः विकास नहीं होता है। समिति का जन्म क्या होता है, किसी समूह या व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। समिति स्वतः विकसित नहीं होती है। अर्थात समिति के जन्म के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों का होना आवश्यक है। यदि निश्चित उद्देश्य नहीं है तो व्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए तत्पर नहीं होंगे और न ही समिति का जन्म होगा। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लेखन सामग्री सस्ती और अच्छी मिले, इसके लिए क्या करते हैं, एक समिति का निर्माण कर लेते हैं। और इस प्रकार जितनी भी समितियां होती है उनके पीछे क्या होते हैं, निश्चित उद्देश्य होते हैं। अर्थात बिना उद्देश्य के समिति का निर्माण नहीं होता है। तीसरा बिंदु है समिति सहयोग पर आधारित होती है। अर्थात समिति पारस्परिक सहयोग होता है। समिति क्या करती है, अपने जो उद्देश्य होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए क्या करती है, व्यवस्था का निर्माण करती है। उद्देश्य की प्राप्ति और व्यवस्था दोनों के लिए सहयोग को होना आवश्यक है, क्योंकि सदस्यों के उद्देश्य समान होते हैं, इस कारण उनमें सहयोग पाया जाता है और सहयोग पाने से ही समिति का जो लक्ष्य है वो सफल हो पाते हैं। अर्थात जिस उद्देश्य के लिए समिति का निर्माण किया गया है वो सफल हो पाते हैं। तो समिति सहयोग पर आधारित होती है। अगला बिंदु है समिति में संगठन पाया जाता है। समिति, जैसा हमने पहले भी बोला कि व्यक्तियों का मात्र संकलन नहीं है, एक संगठित समूह है। हालांकि किसी न किसी मात्रा में एक आंतरिक संगठन सभी समूहों में पाया जाता है, लेकिन समिति के बारे में विशेष रूप से बात लागू होती है कि समिति में संगठन पाया जाता है। प्रत्येक समिति किसी न किसी तरह से संगठित होती है। संगठन से यहाँ तात्पर्य समूह में सदस्यों की स्थिति, कार्यों की व्यवस्था आदि किस तरह की है उससे है। सदस्यों की स्थिति और कार्यों की पूर्ति निश्चित व्यवस्था हो जाने से समिति अपने लक्ष्यों की पूर्ति में सहूलियत प्राप्त करती है।
कुल मिलाकर समिति जो है उसके अंतर्गत एक संगठन पाया जाता है। अगला बिंदु है विचार पूर्वक स्थापना। समिति का निर्माण, जैसा हमने कहा कि कुछ हितों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ लोग सोच विचार करके समिति का निर्माण करते हैं और व्यक्तियों के कुछ उद्देश्य होते हैं, उन्हें प्राप्त करते हैं, तो वो क्या करते हैं, नियमों के द्वारा सोच विचार कर समिति की स्थापना करते हैं। इसका स्वतः विकास नहीं होता है। जैसे किसी भी उत्सव का आयोजन होता है, मेले का आयोजन होता है या किसी भी तरह का कोई उद्देश्य होता है, तो बच्चों उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, तभी वो उद्देश्य प्राप्ति की ओर उन्मुख हो पाते हैं। अतः जो समिति है उसका निर्माण विचार पूर्वक किया जाता है। अगला है समिति मूर्त संगठन होता है। मूर्त कैसे होता है? क्योंकि समिति व्यक्तियों का समूह है जो विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए क्या होता है, संगठित होता है। अतः समिति क्या है, एक मूर्त संगठन है जिसे देखा जा सकता है, जिसका परीक्षण किया जा सकता है और जिसमें व्यक्तियों की आमने सामने की स्थिति में देखा और स्पर्श किया जाता है। इसलिए समिति क्या है, एक मूर्त संगठन है। अगला बिंदु है नियमों पर आधारित। जैसा हमने पहले भी चर्चा की बच्चों कि समिति का निर्माण किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति का जब निर्माण होता है तो वह अनियमित रूप से काम नहीं करती है, अर्थात अपनी मन मर्जी से काम नहीं करती है। उसके कुछ नियम होते हैं या उपनियम होते हैं और उन्हीं नियमों के अधीन रहकर सभी लोग संगठित होकर आपस में सहयोग करते हैं और सहयोग करते हैं, इसीलिए क्या होता है, वो उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाते हैं। अब मान लीजिए कि एक कोई समिति बनी है और उसमें कोई नियम ही नहीं है, जो समिति के सदस्य हैं जिनको हमने जिम्मेदारी सौंपी है वो अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं, तो क्या समिति अपने उद्देश्य पूरी कर पाएगी? नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि बिना नियमों के समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाती। इसके लिए क्या होते हैं, एक नियम निर्धारित किए जाते हैं कि इन नियमों के तहत समिति क्या करेगी, अपने कार्यों को पूरा करेगी। अर्थात प्रत्येक समिति की प्रकृति हालांकि अलग अलग होती है और नियम भी अलग अलग होते हैं। सदस्यों के व्यवहार में अनुरूपता लाने में नियम आवश्यक हैं और नियमों के अभाव में समिति अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाती है। इसलिए नियम पर आधारित समिति ही सफल हो पाती है। अगला बिंदु है अस्थायी। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। जैसे समुदाय स्थायी था, समाज स्थायी था, लेकिन समिति क्या है, अस्थायी। क्योंकि जब उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तो समिति समाप्त हो जाती है। हालांकि कुछ जो समितियां हैं वो लंबे समय तक चलती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि हमारे गांव में कोई आयोजन करना है या फंक्शन करना है या गणेशोत्सव मनाना है या नवरात्रि मनाने हैं, तो समिति का गठन किया जाता है और जैसे ही वो गणेशोत्सव पूरा होता है वो समिति भंग हो जाती है। कुल मिलाकर जब उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो समिति समाप्त हो जाती है। हालांकि कुछ समितियां हैं जो लंबे समय तक चलती है, लेकिन समिति का उद्देश्य जैसे ही पूरा होता है वो समिति समाप्त हो जाती है। तो समिति की बेसिकली जो नेचर है, जो बेसिक नेचर है, वो अस्थायी है। तो इस वीडियो में हमने समिति की विशेषताओं के बारे में चर्चा की बच्चों, कि समिति एक व्यक्तियों का समूह है, निश्चित उद्देश्य होते हैं उसके, समिति सहयोग पर आधारित है, उसमें संगठन पाया जाता है, समिति की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है और समिति व्यक्तियों का समूह होने के नाते मूर्त संगठन है, नियमों पर आधारित संगठन है और अस्थायी प्रकृति की होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उसके अर्थ और परिभाषा को समझा था, इसमें हमने विशेषता को समझा है। तो आप इन दोनों वीडियो को क्लब करके एक एक करके देखना और सुन करके नोट्स तैयार करना, जिससे कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सके। हम इसी तरह से अलग अलग वीडियो बनाकर आपके साथ साझा कर रहे हैं, नोट्स भी आपसे साझा करेंगे और आप समय समय पर ये
वीडियो सुनते हैं और देखते रहें। यूट्यूब चैनल को वीकेबी वाले को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम लोग कोई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक उसकी जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।